मित्रों, अभी 3 विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको दी गई हैं, जिसमें एक जो सबसे पहले तो किसानों के हित में जो ई कृषि क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, और दूसरी जो जानकारी हमारे जो आम नागरिक जो एचएसवीपी के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया, एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीजें की गई हैं। जहां तक ई फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे एफसीआर साहब ने सारी चीजें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे, और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, डीसी, एसडीएम वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था, या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा, वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। उन स्लैब में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा जो एचएसवीपी ने जो सारी बातें बताई हैं, वो मैंने आपको बताई है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है, या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तीसरा जो विज्ञापन पॉलिसी, इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है। लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था, उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं, वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था, उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब जो कि ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा। इस प्रकार से ये सारे प्रावधान किए गए हैं। एक उपनियम, इसके जो बायलॉज हैं, ये प्राय तैयार तो हो गए हैं, फिर भी उसमें जो माइन्यूटली जो उसका निरीक्षण करना है, जो एक पास करना है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, उसका नोटिफाई करके इसको हम कर देंगे। इसमें क्या होगा कि नगर पालिकाएं, क्योंकि ज्यादा शेयर उन्हीं का मिलने वाला है 50%,
तो बहुत बड़ी इनकम उनको बढ़ेगी। अभी तक वो इनकम पिलफरेज होती है जैसा, उसके नाते से वो कोई ना कोई उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, अभी भी लिटिगेशन बहुत चल रहा है। वो लिटिगेशन भी खत्म करने के लिए कोर्ट्स की भी यही इच्छा रही है कि हम कोई एक निश्चित पॉलिसी लेके आए। तो ये पॉलिसी जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां सरकारी हमारी अपनी जमीनें हैं, अन्य विभागों की, उन विभागों की जमीनों पर भी, यानी जो उनके साइट्स हैं, उन साइट्स पर चाहे बिल्डिंग्स हैं चाहे जमीनें हैं, वो अपने आप में एक अर्निंग एक उसकी बन जाएगी। इसका भी हमको एक लाभ मिलेगा। ये सारी जो स्कीम है, इस स्कीम को हम समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से प्रसारित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो है इसका लाभ मिल सके। मित्रों, इसी प्रकार कुछ जानकारियां और आपको देनी है, जिसमें खेलो इंडिया का कार्यक्रम, जैसा आपने को पता है कि कोविड के कारण से लगातार टलता आ रहा था। अब उसकी तिथि निश्चित हो गई है। 4 जून से 13 जून तक पंचकुला में ये खेलो इंडिया के कार्यक्रम होंगे। इनमें 25 खेलों का एक लिस्ट है। उस 25 खेलों की कंपटीशन सब होंगे। लगभग 8,500 खिलाड़ी और जो उनके साथ आने वाले तकनीकी अधिकारी हैं, कोचेज हैं, रेफरीज हैं, वो सब आएंगे। उनकी सब व्यवस्थाएं, ठहरने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनके बोर्डिंग लॉजिस्टिक जो भी तय करने थे वो सब फाइनल हो गए हैं। सब हमने कंपनीज को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है और तैयारी उसमें पूरी है। और पंचकुला के साथ साथ कुछ और सेंटर्स भी हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इसमें तीरंदाजी और फुटबॉल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो परिसर है वहां पर ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी प्रकार अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक्स, ये अंबाला में होगा। शाहबाद में हॉकी के जो मैचेज हैं वो शाहबाद में होंगे। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली के अंदर होंगे। तो ऐसे इन सब खेलों के नाते से सब व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। हमारे सरकारी विभाग भी, इसमें बहुत से लोग लगेंगे, उनको अलग अलग व्यवस्थाओं में सब लगाया जाएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम है। खेलो इंडिया पहली बार हमको मिला है और हम जो चाहते हैं कि बाकी प्रदेशों के जो लोग यहाँ आए वो हरियाणा की कोई ना कोई यादगार अपनी अच्छी लेकर के जाएं, किसी प्रकार की उनको कठिनाई तकलीफ ये न हो। एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है, संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना। तो उस योजना के अंतर्गत जो महापुरुषों के बड़े कार्यक्रम हैं, उनकी जयंतियों के, उनके कोई शताब्दियों के, ऐसे कार्यक्रम जो हैं हम सरकारी योजना से करते हैं। जैसे हमने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, उस कार्यक्रम को भी हम सरकारी बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन धूप मनाते हैं। गुरु रविदास जी की जयंती भी हम मनाते हैं। भगत कबीर की जी भी मनाते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक जयंती 400 नहीं, गुरु तेग बहादुर जो अब हुआ, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का किया। गुरु नानक देव जी का भी एक कार्यक्रम हमने किया था। अभी गुरु तेग बहादुर जी का भी पानीपत में 400 साल ये किया है। ऐसे जो कार्यक्रम आते हैं, इन कार्यक्रमों को हम और कुछ महापुरुषों को भी जोड़ करके इस श्रृंखला को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी से जो एक समाज में एक संदेश जाता है, लोगों को एक शिक्षा मिलती है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक विषय है, समाज को एक जागृत करना, उनकी दिशा ठीक रहना, ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें। तो इसी कड़ी में अभी हमने करनाल में कार्यक्रम रखा है, महर्षि कश्यप जयंती। उनकी जयंती 24 मई को आ रही है, तो करनाल में एक ये बड़ा कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जून में संत कबीर जी की जयंती 14 जून को आ रही है। रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम हम करेंगे। तो इस प्रकार से इन कार्यक्रमों का एक उल्लेख इसलिए किया है कि हम अपनी जानकारी जनता तक पहुंचा सकें। आजकल पिछले 15 दिन में बिजली की बहुत बड़ी एक समस्या आई थी और हम सबको जानकारी है कि गर्मी पहले के वर्षों की अपेक्षा कई वर्षों के बाद इस प्रकार की भयंकर गर्मी अप्रैल के महीने में ही जो है आई थी। तो अप्रैल और अब मई, ये जो सारा समय है, इस समय में हमने बिजली के थोड़ा संकट को भी झेला है। हमारी बिजली 8,500 मेगावाट जो रनिंग हमको चाहिए, उसके अंदर लगभग 1800 मेगावाट की बिजली की कमी हो गई थी। तो उसके कारण से कुछ 8 दिन हमको कुछ कट्स भी लगाने पड़े। लेकिन उसकी जो आपूर्ति है, वो आपूर्ति अब सुनिश्चित हो गई है। जो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, जिसके अंदर अडानी ग्रुप से हमारा जो पावर का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कोई झगड़ा था, उसको उन्होंने निपटा लिया। तो 600 मेगावाट की जो पावर है वो अडानी ग्रुप से शुरू हो चुकी है। अगली 600 मेगावाट और एक जो पावर प्लांट है उनका, वो बहुत जल्दी शीघ्र चालू होने वाला है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो भी चालू हो जाएगा। साथ ही हमने खेतड़ यूनिट
एक हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, उस आउट ऑफ ऑर्डर होने के नाते से अब वो भी ठीक हो गया है। उसको भी 600 मेगावाट की जो बिजली है वहां से हमको ये मिलनी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद। सौर और पवन ऊर्जा इसमें भी बढ़ोतरी की है, 26 मेगावाट की बढ़ोतरी इसके अंदर भी हुई है। जम्मू कश्मीर से भी हमने 300 मेगावाट का करार किया है, वो बिजली भी मिलनी शुरू हो गई कि सर उसमें से कुछ पोर्शन मिलना शुरू हुआ, कुछ और शुरू हो जाएगा, यानी 300 मेगावाट की वृद्धि वो उसमें हो जाएगी। हम राज्य से बाहर अपना कोई संयंत्र लगाएं, ऐसी भी एक योजना चल रही है। नासिक में एक प्लांट जो अभी किसी कंपनी के द्वारा वो बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, हमने पावर डिपार्टमेंट को कहा है, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री को, कि भी हमको उस प्लांट को लेने के लिए और कोई एक रास्ता बनाया जाए, ऐसा हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही भाखड़ा की जो पावर है वो भी मई के आखिरी सप्ताह में वो हमको पूरी मिलती है, उससे पहले बहुत कम मिलती है, क्योंकि सिंचाई का जो सीजन होता है, पानी को जो छोड़ा जाता है वो मई के आखिरी सप्ताह में छोड़ा जाता है। 22 मई तक हमको लगता है कि एक 500 से लेकर 1000 मेगावाट हमारा वहां से भी सप्लाई ये बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं अभी जो सप्लाई का शेड्यूल जो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, अभी एकदम ठीक हो गया है, और अब जो आगे बिजली मिलेगी उसकी आपूर्ति अतिरिक्त जो आवश्यकता हमारी इंडस्ट्री की है या जहां से भी मिलेगी उसको पूर्ति की जाएगी। सप्लाई शेड्यूल जो किसानों के लिए है उसको हमने 8 घंटे की आपूर्ति पूरी कर दी है, वरना वो भी 3 घंटे 4 घंटे हो गई थी, उसको 8 घंटे कर दिया है। अभी जून के अंदर मांग और बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी पूर्ति होगी उस पूर्ति से हम जून की सप्लाई को पूरा कर पाएंगे। धान के लिए भी अब क्योंकि ट्यूबवेल्स चलना शुरू हो जाएंगे जून में, लगभग 6,61,000 ट्यूबवेल हरियाणा के अंदर और जो है वो है, उनकी सप्लाई भी उस समय हमको बढ़ानी पड़ती है, लेकिन हमारी पूर्ति इसमें पूरी हो जाएगी। हमने बिजली की बचत के भी बहुत से उपाय किए हैं, जैसे उजाला योजना में जो बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स, ये 1.5 करोड़ के लगभग एलईडी बल्ब्स हरियाणा में लगाए गए हैं, जिससे हमें लगभग 2027 मिलियन यानी 20,270 लाख यूनिट इसकी बचत होगी। तो एक बहुत बड़ी बचत इसके कारण से हमारी हो रही है। बिजली को प्राप्त करना, सप्लाई बढ़ाना ये तो ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड को कम करना ये भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि नए सिस्टम्स वो खड़े हो रहे हैं, आज नई इन्वेंशन हो रही हैं, उसमें से एलईडी बल्ब के कारण से बिजली की खपत बहुत कम होती है। और इसी प्रकार एलईडी ट्यूब लाइट्स, ये भी 2,13,000 एलईडी ट्यूब लाइट्स चेंज की गई है, तो इसमें भी हमें 93 लाख यूनिट ये बचत हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा साधन है। जो पंखे हैं इसमें भी जो एनर्जी एफिशिएंट पंखे आ गए हैं नए, तो एनर्जी एफिशिएंट जो फैंस हैं उसको भी हम वितरित कर रहे हैं। 60,000 ऐसे पंखे ये बदले जा चुके हैं, इसमें भी 56 लाख यूनिट ये बिजली की बचत हो रही है। इसी प्रकार से सुपर एयर एफिशिएंट जो एयर कंडीशनर्स हैं, और ऐसे ही जो पंप सेट हैं वो भी 3 स्टार रैपिड ऊर्जा पंप सेट, तो इन सब प्रोग्राम्स के माध्यम से और बिजली की खपत को कम किया जा रहा है, बिजली की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। हमारी स्थिति एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत संतुष्टिपूर्ण हमारा ये काम है। फिर भी हम आगे और प्रयत्न करके बिजली की जो कठिनाई कई वर्षों के बाद इस बार जो आई है ये आगे न आए, इसका हम पूरा प्रबंध करेंगे। एक जानकारी आपको ये भी देनी है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, वो हमने चुनाव आयोग को अपनी ओर से क्लियरेंस दे दी है। तो उनके जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो उनको अपने काम करने हैं, चाहे वोटर लिस्ट का है चाहे वार्डबंदी का है, वो सब पूरा करने के बाद कभी भी ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो सकते हैं। एक शरारतपूर्ण समाचार मीडिया में डाला जाता है, वो दिल्ली को पानी की आपूर्ति। दिल्ली की पानी की आपूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में, आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था, उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर, हैदरपुर और वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय
उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहां हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद, उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है, पानी पूरा वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो कम होगा ही। हमारी जिम्मेवारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि हमारी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे, ये जिम्मेवारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने यहाँ पानी की बचत कैसे की जाए, इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7,000 रुपए का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीजों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। तो हम अपनी व्यवस्थाएं अपने पानी की मैनेजमेंट से ही ये सब हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर उसको पूरा करना है तो ये जिम्मेवारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। उनकी अपनी क्यों है कि अब से पहले तो केवल दिल्ली था, तो दिल्ली के नाते उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। अब उनके साथ पंजाब आ गया है और पंजाब और हरियाणा, इनका एक विवाद आज का नहीं है, वर्षों का है। अगर उस विवाद को खत्म करते हैं और हमें पानी जितना हमारा है 3.5 MF, 3.5 MF पानी हमको पूरा मिल जाए, SYL की नहर बन जाए, हांसी बुटाना को चालू करवा दे, तो मैं ये वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा, तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम अपने यहां लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। इसलिए मैं उनसे निश्चित रूप से कहूंगा कि अब उनका जो रोल है वो डबल रोल हो गया है, तो डबल रोल को और वो निभाएं और हमें पंजाब से पानी पूरा दिलाएं। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां तक वर्तमान उनकी बार बार शिकायत जो करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जितनी अपनी एजेंसीज को ये चेक कराया है, तो उनको संतुष्टि पाई है कि नहीं, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए वो दे रहे हैं। अपर यमुना बोर्ड इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि दिल्ली को जो है उनके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने भी पाया कि हरियाणा जितना पानी दे रहा है उतना दे रहा है। इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। राजनीति वो करेंगे तो हम उनसे बड़ी राजनीति कर लेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से लैंड के संबंध में, क्योंकि लैंड की आवश्यकता डेवलपमेंट के नाते से बहुत पड़ती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक एक्ट भी बना हुआ है। उस प्रोक्योरमेंट की जो हमारी लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत अब लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है। मैं संभव नहीं है ये कह रहा हूं, इसलिए कि जिस रेट पर वहां से एक्वायर की जाती है, उसके बाद भी कोर्ट्स उसके ऊपर बार बार जो अनाउंसमेंट देते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद लैंड की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि उस लैंड को हमको भी लोगों को, पब्लिक को, इंडस्ट्री वाले को या मकान वाले को किसी न किसी को देना होता है, उसको उस हिसाब से बेचना होता है। तो हमें कंज्यूमर की भी चिंता है, इसलिए कंज्यूमर को एक सीमा से आगे उसकी जेब से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अन्य कई प्रकार हमने सोचे हैं कि जमीन की आपूर्ति कैसे हो। हम ई भूमि पर पहले से ही खरीद रहे हैं। ई भूमि पर किसान से नेगोशिएशन के बाद जमीन खरीदी जाती है और लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ऐसी जमीन हम पिछले कुछ सालों में खरीद चुके हैं। जितनी आवश्यक होती है, कहीं इरिगेशन के लिए, कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए, कहीं एजुकेशन यानी स्कूलों के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, तो ऐसी जमीनें सब ली जा रही हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें लेने में अभी भी कठिनाई आ रही है। उसके लिए हम 2 पॉलिसीज बहुत जल्दी और ला रहे हैं। एक पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसको पुलिंग पॉलिसी, लैंड पुलिंग पॉलिसी कहेंगे। तो लैंड पुलिंग पॉलिसी में एक शेयर, उसमें हर शहर के हिसाब से वो अलग अलग होगा। वो कीमत के हिसाब से होगा कि अगर तो ज्यादा कीमत की लैंड है तो उनको ज्यादा एरिया मिलेगा, कम कीमत की लैंड हो तो कम एरिया मिलेगा। उसी हिसाब से वहां मार्केट के रेट भी होते हैं। तो हर किसी को अपनी जमीन के हिसाब से एक लाभदायक ऐसी योजना बनाएंगे, चाहे वो ई भूमि में बेचे, चाहे पुलिंग पॉलिसी में। एक प्रोजेक्ट हम
ज्वाइंट वेंचर के नाते भी ला रहे हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट होगा, मानो 20 एकड़ का, 30 एकड़ का, 50 एकड़ का, तो सारे को डेवलप करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको हम ज्वाइंट वेंचर में लाएंगे और उसके अंदर जो खर्च है, चाहे सरकार का है चाहे उनकी जमीन का है, उसको निकालने के बाद, डेवलपमेंट के बाद अगर कोई लाभ होता है, उस लाभ का हिस्सेदार उनको बनाएंगे। एक न्यूनतम राशि उनको मिल जाएगी और जितना डेवलपमेंट के लिए आवश्यक खर्च है वो हमारी सरकार की एजेंसी करेगी। बाद में उसको बेचने के बाद जितना उसमें लाभ मिलेगा, उस लाभ का प्रतिशत उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में वो उनको मिलेगा। तो एक ज्वाइंट वेंचर की पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हो जाएंगे, ई भूमि हो जाएगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर पॉलिसी हो जाएगी। तो तीनों पॉलिसी में किसान को ऑप्शन रहेगी कि उसको क्या लाभदायक लगता है, कौन सी उसमें आएगा, कौन सी में नहीं आएगा। अच्छे प्रकार से वो अपना हिसाब लगा करके जो लाभदायक पॉलिसी उसमें जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक बात हमारे कुछ मित्र, खास करके विपक्ष के जो विधायक हैं, कि मैंने कोई घोषणा की थी 5 करोड़ रुपए की सभी विधायकों को विकास के कार्यों के लिए जारी करने की। पहली बात तो यह है कि वो योजना हमने 2014-15 में भी घोषणा की थी, सबको 5 करोड़ रुपए दिए थे। वो एक टर्म में एक बार होती है, वो वार्षिक नहीं है। कुछ लोग इसको वार्षिक मान के चल रहे हैं, वो गलत है। एक बार पहले, यानी साल, जो टर्म का पहला साल है, उसमें उनको 5 करोड़ रुपए के कामों के बदले में सभी विधायकों को दिया जाता है। उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो मैं कुछ दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ एमएलए कहते हैं कि हमको बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया गया। जिन्होंने ये कहा है कि नहीं दिया गया, उनके यहां भी करोड़ रुपए जा चुके हैं। मैं टोटल 90 के 90 विधायकों को बता रहा हूं, जिसमें से 22 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ या इससे भी थोड़ा ऊपर, यानी हाईएस्ट तो 5 करोड़ 84 लाख भी हैं एक एमएलए के। हम सोचते हैं 10-5% ऊपर भी जाए तो दिक्कत नहीं है। 22 के बाद अगले 10 और ऐसे हैं जिनका 4 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़। मैं समझता हूं वो भी अपने आप को संतोष मान के चलते हैं, हमको जितना मिलना था मिल गया है। लेकिन 32 से 64, यानी अगले 32 और ऐसे हैं जिनका 4 करोड़ और 5 करोड़, 4 करोड़ और 475 के बीच में। अब उनके अगर किसी के 10, 20, 50 लाख बचते हैं तो कभी भी अपना काम देंगे तो उनका काम वो पूरा कराया जाएगा। हाँ, 64 के बाद अगले 26 और ऐसे हैं, 26 में से भी 3 ऐसे हैं सिर्फ जिन्होंने 5 करोड़ में से एक भी काम हमको बताया नहीं है। अब उनको काम बताना पड़ेगा। ये पैसा उनको ऐसा नहीं है कि भी कोई कैश में मिलेगा या उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। काम जो लेके आएंगे 5 करोड़ का, वो काम उनके तुरंत कराए जाएंगे। इसके पीछे ये भावना है। 3 माननीय है: रघुवीर काद्यान बेरी, सौमीर सांगवान दादरी, चिरंजीव राव रिवाड़ी। इन्होंने अपना कोई काम नहीं दिया ताकि हम इनको इश्यू कर सके। बाकी सबका, किसी का 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 97 लाख, 3 करोड़, 330। तो इन सब लोगों के इसमें गए हुए हैं। इसमें स्वाभाविक है कि शहर वाले जो है अपने शहरी काम बताएंगे, गांव ग्रामीण क्षेत्र वाले ग्रामीण को बताएंगे। जिनका मिक्सअप है वो दोनों मिला करके बता सकते हैं। तो ऐसे 5 करोड़ की राशि हमने कभी रोकी नहीं है। जिसने काम दिए उसको तुरंत वो काम करके हमने दिए हैं। एक विषय है कि पेंशन का विषय, चूंकि एक सिस्टम से चैनलाइज तरीके से पेंशन जाएगी तो सबको पूरा उसका लाभ मिलेगा। अभी हमने देखा है कि इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। एक डिस्क्रिपेंसी इसमें आई है कि हमारी विधवा बहनें जो कभी दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से विधवा हो गई, पेंशन बन गई, लेकिन अपने समाज के अंदर रीमैरिज का भी सिस्टम है। 18,000 ऐसी बहनें मिली हैं जो विधवा हुई लेकिन बाद में रीमैरिज हो गई। रीमैरिज के बाद उन्होंने अपनी पेंशन कटवाई नहीं। कोई अपने आप कटवाता नहीं है, हमको भी पता है। अब हमें जब उसमें से ढूंढने में पता लग गया कि हाँ इतनी बहनों की रीमैरिज हो गई है, तो उन 18,000 बहनों की पेंशन हमने बंद की है। तो हम कोई भी उचित काम जो है, उचित काम में सामने वाला अनुचित कर रहा है तो उसको रोकना ये भी उचित है। हाँ, किसी की पेंशन नहीं बनी है उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन बने, इसके लिए ओल्ड एज पेंशन में 59 साल, यानी 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं उन सब की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा करके, उनके जो भी पुराना समय का कोई हमको मिल गया, मानो वोटर कार्ड, उस वोटर कार्ड से ही उस समय का वोटर कार्ड, उसमें उतने साल जोड़ करके उस आयु में हमने जोड़ करके उसको फाइनल मान लिया है। अब उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। जिस किसी का वोटर कार्ड नहीं रहा होगा, ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो करवा देंगे। और
उनके बाद जैसे ही 60 साल का होने वाला है, 1 महीना पहले डिपार्टमेंट को कहा कि उनके घर जाकर के एक पेपर साइन करा लें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरी पेंशन बढ़ने वाली है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि ऐसे पिछले 23,000 लोगों के घरों में हमने पेंशन बनवाने के लिए उनको भेजा। 700 लोगों ने उसमें से मना किया कि नहीं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्य मानता हूं जो कहते हैं हमको ये पैसा नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो ऐसा एक ऑटोमेटिकल पेंशन का जो विषय है वो भी हम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा पूरा जोर, जैसे मैंने बताया कि पारदर्शिता पर है, पूरा जोर अंत्योदय पर है, अंतिम व्यक्ति उसकी सहायता कैसे की जाए। आज हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर अम्बेडकर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हालांकि हरियाणा का ये भी उनकी बननी है, लॉन्च होना है, लेकिन एक पहली मीटिंग हमारे से वो करके गए हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ किस प्रकार से लोगों को सहायता मिलती है। 1,07,000 SC नौजवानों को मुद्रा में उनको लोन मिला है, ये उनको भी नहीं पता था। ये लाखों लोगों को मुद्रा में जो लोग लोन मिला है उसमें 1,07,000 SC समाज के हैं। तो इस प्रकार की सहायताएं, अब जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें भी जितने लोग सहायता के लिए आ रहे हैं उसमें लगभग 35% SC है, 26-27% उसमें BC है, जो कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शन से तो ज्यादा है। स्वाभाविक है, गरीबी जहां ज्यादा है वही लोग ज्यादा आएंगे। 1 लाख से नीचे के परिवारों का एक परिवार को हम आइडेंटिफाई करके उनको बुला रहे हैं, भैया कुछ करो। अगर आपको करना नहीं आता तो हम स्किलिंग के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं। इवन जो पशुपालन का भी काम करना चाहते हैं उनको भी हम स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हमारी एक स्कीम है, केंद्र की स्कीम है कि हर एक पशुपालक को 9,000 रुपया उसके लिए फिक्स किया गया कि उसको इतने दिन की ट्रेनिंग उसकी दिलाई जाए, ताकि उसको पता लगे कि पशु को पालना कैसे अच्छा है, कहीं उसको बीमारी न लग जाए, बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे होना है, छोटे मोटे नुस्खे उसमें बताए जाते हैं। दूध की बिक्री कैसे होगी, उसकी देखभाल, पशु भी आखिर देखभाल जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतना दूध ज्यादा देता है। तो ऐसी सारी चीजें हम चला रहे हैं समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ही ऐसा है। और बहुत सर्विसेज सीधी हम डायरेक्ट देने वाले हैं, तो पारदर्शी एक सिस्टम बने, भ्रष्टाचार विहीन बने। भ्रष्टाचार के बारे में भी एक गलतफहमी बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा तो हमने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश कैसे लगाना है इसके लिए हमने अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी है। हमारी सरकार जहां भी भ्रष्टाचार है अपने समय में भी ऐसे जो केस मिलते हैं उसको बराबर सख्ती से उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं। चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यवहार का भ्रष्टाचार हो, नकल के केसेस, ये भी भ्रष्टाचार का विषय है। इसमें भी हमने सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी किसी को भूल में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार को हम आगे बढ़ने देंगे। जिसका भी मिलेगा उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जितनी व्यवस्थाएं करनी है वो हम करेंगे। भ्रष्टाचार एक प्रकार का गुण है समाज में, समाज के ईज ऑफ लिविंग में एक बाधा है, तो ये हटेगा।